नमस्कार बच्चों, SBN.ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 1.2 का तीसरा सवाल करेंगे और ये हमारा वीडियो का भाग नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 भाग किए हैं, उसमें हमने 1.1 करी है जो यूक्लिड विभाजन क्रमिका से संबंधित थी, और हम भाग 4 और 5 में 1.2 का पहला और दूसरा सवाल कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। यदि आपने पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, ठीक है, इसका फर्स्ट वाला करते हैं हम लोग। फर्स्ट वाला कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो इनकी गुणनखंड कर लीजिए। 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर 12 के क्या होते हैं, 2 का भाग दिया 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग दिया 1 बार, 1 का भाग दिया 1 बार। मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है पिछले भागों में, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। और अब हम थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 गुणा 1। 15 के देख लीजिए कैसे करेंगे। 15 में 3 का भाग दिया 5 बार, 5 में 5 का भाग दिया 1 बार, 1 में 1 का भाग दिया 1 बार, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 1। 21 के हम लोग कर लेते हैं 21। 3 का भाग दिया 7 बार, 7 का भाग दिया 1 बार, 1 का भाग दिया 1 बार। अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई दिया है, तो आपको आ ही रहा होगा। यदि अभाज्य गुणनखंड आपको नहीं आते हैं तो भाग नंबर हमारा 4 और 5 जरूर देख लें। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 7 गुणा 1। तो हमने क्या कर लिए, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, HCF। तो क्या लिखेंगे, HCF ज्ञात करने के लिए। HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्या बताया था मैंने आपको कल, याद करिए, बताइए। भाग 4 में क्या बताया था, यहां पर क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड। और यहां क्या बताया था, बताइए, न्यूनतम घात। ठीक है, चलिए कॉलम बना लेते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड, 2 यहां है, 2 यहां है, 2 यहां है, क्या नहीं है ना, 2 छोड़ देंगे। 3 3 3, तीनों में 3 3 आ रहा है, और 3 की घात कितनी है, 1। देखिए 3 की घात कुछ नहीं तो 1, 3 की घात कुछ नहीं तो 1, 3 की घात कुछ नहीं तो 1। यदि किसी की घात कुछ नहीं होती तो क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ गया। और कोई है तीनों में 1 1 1। चलिए बन गई सारणी। अतः HCF बराबर कितना, HCF हो गया हमारा, बताइए। 3 की घात 1 गुणा 1 की घात 1, और घात में 1 लगाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो 3 एकम 3 आंसर। ये हमारा क्या निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया है, ठीक है। चलिए अब हम इसका क्या निकालते हैं, LCM। तो क्या लिखेंगे, LCM ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने, क्या लेते हैं अपन, सार्वनिष्ठ गुणनखंड। सार्वनिष्ठ यानी जो सब जगह है, ठीक है, सबको लेना है, कोई छोड़ना नहीं है। सार्वनिष्ठ गुणनखंड, और यहां क्या लेते हैं, अधिकतम घात। अधिकतम घात। तो बताइए सार्वनिष्ठ गुणनखंड छोड़ना कोई नहीं, सारे आएंगे। देखिए 2 की घात 2 यहां है और कहीं नहीं है, इसको लेंगे 2 की घात 2, ठीक है। फिर 3 देखिए, 3 यहां है, 3 यहां है, 3 यहां है, 3 बार आ रहा है ना, तो ऊपर वाला 3 ले लो, इन दोनों को छोड़ दो। सबकी घातें बराबर है ना, इसलिए, नहीं तो अधिकतम घात लेते। 3 3 की घात 1। चलिए फिर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 1 की घात 1। अभी 5 बच गया, 5 और कहीं नहीं है ना, तो 5 5 की घात 1, और क्या बचा 7 7 की घात 1। अब कोई और बचा क्या हमारे पास, सबको ले लिया ना हमने, तो सबको लेना होता है, ठीक है। ये वाले हमने छोड़ दिए थे क्योंकि 3 कई बार था। तो अतः एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 7। 2 की घात कितनी है, 2।
और 3 की घात 1, 1 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1, तो घात में 1 लगाना जरूरी होता नहीं है। इन सबको गुणा करिए। 2 की घात 2 कितना होता है? 4। 4 गुणा 3 तो कितना आ गया? 12। 12 गुणा 1, 12 एकम 12, 12 गुणा 5, 12 पंचे 60, 60 गुणा 7, 0 7 6 42, तो कितना आ गया? 420 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस प्रकार हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। लिख लीजिए फटाफट इसे। लिख लिया? वीडियो रोक के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसका दूसरा सवाल करेंगे। तो देखिए पूरा ना मिटा करके मैं सिर्फ इतना से मिटाऊंगा जो हमें लगेगा कि मिटाना चाहिए, पूरा नहीं मिटा रहे हैं ताकि हमारा काम और भी जल्दी हो जाए, ठीक है। आपने कर ही लिया होगा। अब हम लोग इसे मिटा देते हैं। चलिए, तो अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दिया है, क्या दिया है हम लोगों को बताइए? 17, 23 और 29। 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर 17 के बाद गुणनखंड क्या होंगे? या गुणनखंड मान लीजिए 17 एकम 17, 1 में 1 दिया 1, तो कितना हो गया? 17 गुणा 1। 23 के क्या होंगे बताइए? 23 में 23 का भाग देंगे, 23 एकम 30 और 23 एकम 23, 1 में 1 का दिया 1 बार, तो कितना हो गया? 23 गुणा 1। 29 का कैसे निकालेंगे बताइए? 29 एकम 29, 1 का 1 बार, 29 एकम 29। तो सारणिक गुणनखंड क्या हो जाएंगे यहाँ पर बताइए? एक सब में 1 है ना, 17 पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, 23 पहले में नहीं है, तो मतलब सब में हो वही लेना है। तो 1 लेंगे, 1 की घात 1, तो नीचे वाली हमारी सारणी थोड़ी सी मिटन जाएगी, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अतः एचसीएफ बराबर कितना आ गया? 1 आंसर, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम में सबको लेंगे, 17 को लेंगे। 17 की घात कुछ नहीं तो कितनी है? 1। 17 के बाद में क्या आ रहा है? 1, 1 की घात 1। अब 23 की घात कितनी है? 1। 23 के बाद कितना है? 29, 29 की घात कितनी है? 1। और कोई बचा? बाकी सारे हमने ले लिए, कोई बचा नहीं है, ठीक है। चलिए मिटा दीजिए। अतः एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 17 गुणा 1 गुणा 23 गुणा 29। तो आपको गुणा करके देखना पड़ेगा, तो गुणा कर लिया जाए। आप लोगों को गुणा भी मैं सिखा देता हूं, कई बच्चों को नहीं आ रहा होगा। तो देखिए हम लोग गुणा करके देख लेते हैं। तो 17 एकम 17, 23 गुणा 17, 17 थी 51 की, एक हासिल लगी 5, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो गया? 39, ठीक है, गुणा 29। अब जिन बच्चों को 29 का पढ़ा नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं। 9 एकम 9, 9 नाम 81 की, एक हासिल लगी कितनी? 8, 9 तिया 27, 27, 27 में 8 जोड़िए, कितना आएगा बताइए? 35, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, 1 लगी हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना हो गया? 9 3 और 8 5 कितना हो गया? 13 की 3, 1 हासिल, 7 10 और 1 11, 11 3 3 9, तो एलसीएम कितना आ गया? 11 3 3 9 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो इस प्रकार करेंगे, इसको लिख लीजिए फटाफट। अब मैं मिटाने वाला हूं और अब इसका हम करेंगे तीसरा सवाल। लिख लिया? मिटा दें। तो हम पूरा नहीं मिटा रहे, हम अपना वैसे कर लेंगे, आपको पूरा ही करना है बार बार, ठीक है, आपको पूरा ही करना रहेगा। चलिए अब फटाफट से हम लोग इसका तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? दिया है हमें, क्या दिया है? 8, 9 और 25, ठीक है। तो 8 बराबर 9 बराबर 25 बराबर 8 को हम गुणनखंड करेंगे, क्या आएंगे? 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1, 1 का भाग दिया 1, 3 की 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो 2 की घात 3 गुणा 1। ये मैंने आपको भाग 4 और 5 में बहुत अच्छी तरह सिखाया था करना, आप वहां से भी देख सकते हैं। 3 का भाग 9 में देंगे 3 बार, 3 का भाग दिया 3 में 1 बार, 1 का दिया 1 बार, 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, 3 की घात 2 गुणा 1। 25 में देंगे 5 का भाग, 5 बच्चे 25, 5 में 5 का दिया 1, 1 में 1, तो 5 की घात 2 गुणा 1। चलिए अब तीनों में कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है बताइए? तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक ही है केवल, तो HCF बराबर कितना आ गया? 1 आंसर, 1 की घात 1, क्योंकि और कोई कॉमन नहीं था। 2 की अधिकतम घात 2 तो एक बार ही है, तो अधिकतम न्यूनतम क्या? केवल 3,
फिर इसके बाद 1 की घात 1, फिर देखिए 3 की घात कितनी है 2, 3 की घात कितनी है 2, फिर 5 की घात कितनी है 2। ठीक है, हो गए सारे। एलसीएम बराबर कितना आ गया 2 की घात 3 गुणा 1 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, सबको गुणा करना पड़ेगा और हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 की घात 3 कितना होता है 8, अभी भी हमने किया, तो कितना हो गया 2 की घात 3 8, 1 को तो करना ही नहीं, 2 एकम 2 ही हो गया है, 8 एकम 8 हो गया, 3 दूनी 6, 3 की घात 2 कितना होता है 3 दूनी 6 नहीं, 3 की घात 2 कितना होता है 9, 5 की घात 2 कितना होता है 25। तो कर लिया जाए 25 नंबे कितना होता है, सबसे पहले तो हम ये कर ले 25 नंबे कितना होता है 225 गुना 8, 8 पंचे 40 की 0 हासिल लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20 की 0 हासिल लगी 2, तो 8 दूनी 16 और 2 18, तो कितना आ गया हमारे पास 1800 आंसर। तो ये क्या आ गया हम लोगों का एलसीएम आ गया। एलसीएम 2 का चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है, एचसीएफ किसका एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है हमें 9, और एलसीएम हमें क्या करना है उसमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, इसको हल करते हैं इसका। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है हमें एचसीएफ, किसका एचसीएफ 306, 657 का एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है 9। यहां से एक बात समझ में आती है, हमने पढ़ा था दो संख्या हो ए और बी तो उनका गुणनफल किसके बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, वो वाला सूत्र लगेगा। तो अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, पहली संख्या, पिछले वीडियो देखेंगे तो मैंने आपको एक सूत्र समझाया था, पहली संख्या ए बराबर कितना दिया हुआ है 306 और दूसरी संख्या बी बराबर कितना दिया हुआ है 657। फिर सूत्र लिखेंगे तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम, अभी हमने पहले वाले सवालों में किया था, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी इसका क्या मतलब निकला, ए गुणा बी बराबर ए बी का एचसीएफ और ए बी का एलसीएम। तो ए हमारा कितना है 306 गुणा बी कितना है 657 बराबर एचसीएफ कितना है 9 गुणा एलसीएम कितना है हमारा पता नहीं। तो कैसे करेंगे बताइए, अब एलसीएम के गुणा में क्या है 9, गुणा में है इधर आएगा तो भाग में, यानी कि एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 306 गुणा 657 बटे 9। ये 9 जो था एलसीएम के गुणा में था, पक्षांतरण करके इधर लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे। किस प्रकार नीचे आएगा, देखिए ये यहां था तो कहां आ जाएगा इसके नीचे, यानी कि इस प्रकार से 306 गुणा 657 के नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। वही मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है आया समझ में। पक्षांतरण करके कहां आ जाएगा 9 भाग में आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, काटापीटी करनी है, बस आंसर लेके आना है। तो एलसीएम बराबर, मैंने पहले ही कहा था आपको 4 चीजें होती है, ए बी एचसीएफ एलसीएम। कोई भी 3 चीज देगा और एक चीज गायब करेगा। उसने हमें ए दे दिया, बी दे दिया, एचसीएफ दे दिया और क्या गायब कर दिया हमारा एलसीएम गायब कर दिया, ठीक है। तो हमारा एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, अब काट लेते हैं हम लोग, देखिए कैसे कटेगा, 9 एकम 9, 9 तिया 27, तो कितना बचेगा 3 36 और 9 चौक कितना हो गया 36, यानी कितना हो गया 34 गुणा 657। इसका मतलब एलसीएम बराबर कितना आ गया, दोनों को गुणा करना पड़ेगा तो गुणा कर लेते हैं हम लोग, 657 गुणा 34, तो 7 चौक 28 की 8, 2 लगी हासिल, 5 चौक 20 और 2 22, 2 लगी हासिल, 6 चौक 24 और 2 कितना हो गया हमारे पास 24 और 2 कितना हो गया 26, 7 त्रिका 21 की 1, 2 लगी हासिल, 5 की 15 और 2 कितना हो गया 17 की 7, 1 लगी हासिल, 6 त्रिका 18 और 1 19, 8 2 एकम 2 8 और 2 और 1 को जोड़ा तो 3, 7 और 6 को जोड़ा तो कितना हो गया हमारे पास 13 हो गया, 13 की 3 1 हासिल,
और 9 और 1 10, 2 12 की 2, 1 हासिल, 2 और 1 और 1 2, तो 22 3 3 8, कितना आ गया हमारे पास 22 3 3 8, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आया समझ में। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होती है। यानी कहने का मतलब ये हम 6 की घात कितनी लें कि उसमें जो संख्या आए उसमें इकाई का अंक कितना आ जाए 0 आ जाए। तो हम पहले एक रफली करके देखते हैं, फिर गणितीय भाषा से करेंगे। रफली करने में देखिए 6 की घात मान लीजिए मैंने लिया 1, फिर 6 की घात लिया 2, 6 की घात लिया 3, 6 की घात लिया 4, 6 की घात लिया 5 और 6 की घात लिया मैंने 6। इनको हल करके देखते हैं आता है क्या। वैसे 6 की घात 6 बहुत बड़ी संख्या आएगी, फिर भी कोशिश करते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। 6 की घात 1 यानी कि 6 की घात 1 क्या होता है, कुछ 6 होता है। 6 की घात 2 यानी 6 गुणा 6, 6 छिंग 36। 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार, कितना होता है 216। 6 की घात 4 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 कितनी बार 4 बार, तो 216 गुणा 6, 6 छिंग 36 की 6 यहां से लगी 3, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, कितना आ गया 1296। 6 की घात 5 यानी एक बार और 6 से गुणा करो, 6 छिंग 36 की 6 यहां से लगी 3 और 9 पंचे 45, 9 छिकी 54, 54 और 3 कितना हो गया 57, हासिल लगी 5, 6 दूनी 12 और 5 कितना हो गया 17 के साथ, हासिल लगी 1, 6 कम 6 और 7, तो कितना आ गया 7 7 7 6। और ये बहुत बड़ी संख्या है इसे रहने दो। तो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 की हमने घात बहुत सारी ले ली 5 तक, 1 2 3 4 5, लेकिन इकाई का अंक हमेशा क्या आ रहा है 6, इकाई का अंक 0 आना चाहिए प्रश्न के हिसाब से। कितना आ रहा है 6, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 6। क्या हमारे पास इकाई का अंक 0 आया, बताइए क्या इकाई का अंक 0 आया, नहीं आया ना। तो वो यही पूछना हमसे चाहता है कि हम 6 की घात कितनी लें, 6 की घात कितनी ले, n का मान कितना ले, जो हम ले रहे हैं 2 3 4 5, ये कितना लें, क्या लें कि इकाई का अंक क्या आ जाए 0 आ जाए। तो उसी को हम चेक करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी संख्या में विशेष बात, भाजकता के नियम याद होने चाहिए। किसी भी संख्या में यदि क्या हो इकाई का अंक, यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो उसमें क्या होगा, तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, बिल्कुल फैक्ट है ये, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। यानी 5 से क्या होगा वो विभाजित होगा, 5 से क्या होगा वो विभाजित होगा, उसके गुणनखंड में 5 हमेशा आता है। उदाहरण के तौर पे मान ले हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 60 ले लिया, इकाई का अंक 0 है ना, तो इसमें 5 का भाग जाएगा, बिना देखे बता दो बस, इकाई का अंक 0 है, 60 में इकाई का अंक कितना है 0, तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 12 पंचे 60। कोई सी भी संख्या हो, मान लो मैंने लिखा 4 6 7 8 9 3 4 1 और इकाई का अंक क्या है 0, तो 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। सब कुछ भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, अगर इकाई का अंक 0 है तो उसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, उसके गुणनखंडों में 5 आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो अब हम करते हैं इस सवाल को, इसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे 5 की सहायता से। ठीक है, आप लोग करके देख सकते हैं। कोई भी संख्या लिखिएगा, इकाई का अंक 0 रख के फिर 5 का भाग जाएगा। ठीक है, हल दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, हमें क्या करना है, हमें बताइए, जांच करनी है कि, हमें क्या करना है, हमें जांच करनी, सवाल वाले ने क्या कहा था जांच कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, हमें जांच करनी है कि, जैसे हमसे कोई कहता जाइए एक गिलास पानी का लेके आइए, तो हम क्या कहेंगे, हमें पानी का गिलास लाना है। उसी प्रकार वो हमसे कहता है जांच कीजिए, तो हम क्या कहेंगे, हमें जांच करनी है कि, हमें क्या जांच करनी है कि,
प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक, 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त, शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं, समाप्त हो सकता है या नहीं, हो सकता है या नहीं। एक शब्द और लिख सकते हैं आप, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। तो फिर इसके बाद नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त, शून्य पर क्या हो, वो समाप्त होती है, तो यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड, उसके गुणनखंड में 5 जरूर आता है। मैंने अभी भी समझाया आपको, कोई भी संख्या होगी अगर वो 0 पे खत्म होती है तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आएगा, 5 का पूरा पूरा भाग जरूर जाएगा। तो वही बात मैंने लिखी, हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर या शून्य पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 5 जरूर आता है। तो अब 6 बराबर 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3, और 6 की घात n लगेगी तो यहां क्या होगा, 2 गुणा 3 की घात भी क्या हो जाएगी, n। तो बताइए 6 के गुणनखंड में 5 आया क्या, नहीं आया ना, तो हम क्या लिखेंगे, यहां 6 की घात n के गुणनखंड में 5 के लिए, गुणनखंड में क्या हो रहा है, 5 के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है, यानी कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं आ रहा है। 6 की घात n के गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। अगर उसके गुणनखंड में 5 आता तो हम कहते हैं हाँ 0 पे समाप्त हो सकता है। उसके गुणनखंड में 5 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ, 0 पे समाप्त नहीं होगा। ये थोड़ा सा थॉटिकल है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। 6 प्रश्न क्रमांक नंबर 6 क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है, ये भाज्य क्यों है। हल तो देखिए यार, सबसे पहले क्या है दिया है, क्या दिया हुआ था, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। तो क्या करेंगे, 13 हम कॉमन ले लेंगे, तो 7 गुणा 11 गुणा, ये 13 तो कहां गया, कॉमन में। तो जब कोई संख्या कॉमन में जाती है तो अपनी जगह पर 1 छोड़ के जाती है। जब कोई संख्या कॉमन जाती है तो अपनी जगह पे क्या छोड़ के जाती है, 1। तो 13 कॉमन गया 1 प्लस ये 13 भी कॉमन गया तो 1। चलिए अब इस संख्या को देख लेते हैं ये भाज्य क्यों है। तो देखिए इस संख्या में किस किस का भाग जा रहा है, मैंने कल भी बताया था भाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें 1 का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए और उसके अलावा भी विभिन्न संख्याओं का भाग जाएगा। तो हमारे पास संख्या है 13, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1।
इसमें खुद का भाग जा रहा है क्या? 13 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, खुद का भाग तो जा ही रहा है ना। और एक का भी भाग जा रहा है क्या? 13 ब्रैकेट में कितना हो गया? 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1 बटे 1, एक का। अब इसमें अलग अलग भी तो भाग जा रहा है, इसमें केवल मैं 13 का भाग भी तो दे सकता था, 13 गुणा 7 गुणा 11 1 प्लस 1 बटे में 13 का भाग दिया, 13 13 कट गया, ये आंसर आ गया। तो एक का भी जा रहा है, स्वयं का भी जा रहा है, उसके अलावा और भी संख्याओं का भाग जा रहा है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको हल भी कर सकते हैं हम लोग। हल कैसे कर सकते हैं? देखिए 13 ब्रैकेट के अंदर क्या था हमारे पास? 11 गुणा 7, 11 गुणा 7 कितना होता है? 77 प्लस 1, तो कितना हो गया? 13 गुणा कितना हो गया? 78, 13 गुणा कितना हो गया? 78। तो अब इसको चाहे तो और भी गुणा कर ले। देखिए इसमें 2 का भाग भी जा रहा है, 2 का भाग भी तो जा रहा है ना भाई, इसमें खुद का तो जा ही रहा है, 13 गुणा 78 का भाग तो जा ही रहा है, साथ में 2 का भी भाग जा रहा है, और 2 के साथ साथ में किसका भाग जा रहा है? 6 का भी भाग जा रहा है। तो बहुत सारी संख्याओं का भाग जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जा रहा है। बस कुछ नहीं करना, इसी पर अगले वाले को करेंगे। हल करके भी कर सकते थे हम, पूरे सबको गुणा उना करके हल कर लीजिए। भाज करना मैंने आपको सिखाया है, उसी प्रकार करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, 5 कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 गुणा 6 गुणा, और ये 5 कॉमन गया तो अपनी जगह पे क्या छोड़ के जाएगा? अपनी जगह पर 1 छोड़ के जाएगा, गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। ठीक है, अब वही इसमें खुद का भाग जा रहा है, 1 का भाग जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, और इस ब्रैकेट वाले का अकेले भी जा रहा है। फिर भी अगर ऐसे नहीं आता तो सबको गुणा करिए, 7 को 6 से, 6 को फिर 5 से, सबको गुणा करिए, फिर आप भाज करके देखिए गुणनखंड किसका हो रहा है, तो उससे भी जाएगा। फिर क्या लिख देंगे? यह भाज्य संख्या है। डैश 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 क्यों किया समझ गए? उसकी जगह यही लाइन आएगी जो मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका 7वां सवाल, जो कि 1.2 का अंतिम सवाल। ये हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का 7वां प्रश्न। क्या कहता है? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, तो पहले एक वृत्ताकार पथ बना लेते हैं हम लोग। ये पथ बना लिया हमने वृत्ताकार। फिर क्या है? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना समय लगता है? सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट। सोनिया को कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। और रवि जो है हमारा आगे है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट। रवि को कितना समय लगता है एक चक्कर लगाने में? 12 मिनट। सोनिया को कितना समय लगता है? 18 मिनट। अब ये बताना है कि दोनों एक ही जगह से, एक ही साथ, एक ही दिशा में चलना आरंभ करते हैं तो कितने समय के बाद वो दोनों मिलेंगे। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। मान लीजिए मैंने घड़ी में 18 मिनट का टाइम दिया, तो 18 मिनट में क्या करेगी? सोनिया एक चक्कर पूरा लगा लेगी। लेकिन रवि क्या करेगा बताइए? रवि कितना समय लेता है? 12 मिनट। तो 18 में से 12 मिनट में तो रवि क्या करेगा? एक चक्कर लगाएगा। लेकिन रवि के पास अभी भी 6 मिनट बचे हुए हैं, क्योंकि हमने पहले कितना समय दिया? 18 मिनट। तो बचे हुए 6 मिनट में रवि क्या कर लेगा? आधा चक्कर कर लेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? फिर दोबारा 18 मिनट का समय दिया, तो सोनिया ने क्या किया? दोबारा एक चक्कर लगा लिया, जहां से चली थी वहीं पहुंच गई। लेकिन रवि अब क्या होगा? रवि तो यहाँ पे आ चुका था ना, तो रवि फिर चलेगा, वहीं पहुंचेगा, और बचे हुए अगले 6 मिनट में रवि जहां प्रारंभ में था वहां पहुंच जाएगा। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आते हैं, समय बढ़ता है, दोनों आगे जाके फिर कहाँ मिलेंगे, इस टाइप के सवालों में जब समय बढ़ रहा है, दोनों का मल्टीपल लेना होता है, तो क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। इस प्रकार के सवालों में हम लोग क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए इसका हल क्या होगा? हल दिया है
हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितने मिनट है, 18 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना है, 12 मिनट। ठीक है, दोनों क्या दिया है, दोनों एक ही जगह से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों एक साथ एक ही जगह से चलना प्रारंभ करते हैं तो वे दोबारा उसी जगह मिलेंगे। वे दोबारा उसी जगह, एक शब्द छोड़ दिया, कितने समय बाद मिलेंगे, उसी जगह कितने समय बाद मिलेंगे। इसके लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, अर्थात हमें एलसीएम ज्ञात करना है। जब हम दिए गए समय के टुकड़े करते हैं, भागों में बांटते हैं, तब तो एचसीएफ निकालते हैं। समय जब बढ़ रहा है, 12 18 से भी बड़ा समय आएगा जब मिलेंगे, तो इस तरीके जब अधिक की तरफ हम अग्रसर होते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो क्या करेंगे बताइए, तो कितना दिया हुआ, 18 और 12। 18 के गुणनखंड करिए, क्या होते हैं, 2 का भाग दिया 9 आ गया, 3 का भाग दिया 3 आ गया, 3 का भाग दिया 1 आ गया। और एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, यहां पर 1 का देना जरूरी नहीं होता है। 2 कितनी बार है, 1 बार, गुणा 3 कितनी बार है हमारे पास, 3 हमारे पास 2 बार, तो 3 की घात 2। 12 के करते हैं, 12 के 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 का भाग दिया 3 बार, 3 का भाग देंगे 1 बार। 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार। ये बना लिया। तो एलसीएम बराबर, देखिए एलसीएम में सार्वनिष्ठ 2 आ रहा है, 2 18 में भी आ रहा है, 2 12 में भी आ रहा है। घाते कैसी लेते हैं, मैंने बताया था, अधिकतम घात के लिए बताइए, 2 की घात 1 अधिक है कि 2 की घात 2 अधिक है, 2 की घात 2 गुणा, देखिए 3 की घात 1, 3 की घात 2, तो कौन अधिक है, 3 की घात 2, तो कितना हो गया बताइए एलसीएम हमारा, यही लिख देते हैं बराबर। 2 की घात 2 कितना होता है, 4, 3 की घात 2 कितना होता है, 9, 9 चौक कितना हो गया, 36। अतः सोनिया तथा रवि 36 मिनट बाद फिर उसी जगह मिलेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.2 खत्म होती है। अगले भाग 7 में हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी को बताएं कि यहाँ पर रेगुलर चैप्टर वाइज क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए, बाय बाय।